ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं वो, और इनका विरोध होना चाहिए, और होगा इस मरतबा विरोध तो इलेक्शन में होगा। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। ये बुलडोजर किसके ज़माने में आया है? ये जो है जो इतनी मॉब लिंचिंग हुई है वो किसके ज़माने में आया है? मुसलमानों के बड़े हितैषी हैं, उनको मुस्लिम औरतों को बड़ी तकलीफ़ है, तो कितनी मुस्लिम औरतों को उन्होंने जॉब दी? कितनी मुस्लिम औरतों के लिए उन्होंने रिजर्वेशन अगर देते थे तो मुस्लिम औरतों को रिजर्वेशन भी दे देते ना। अच्छा चलिए आ गया, कौन मान रहा है उसे? ये कौन मानेगा? ये तो देखिए, मुसलमान तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात मानेंगे ना नियाज़ फारूकी साहब? मुसलमान के मानने से कानून बनता है क्या? आपको मालूम है कि 2024 के इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, और उसकी खातिर आपने एक तो पहले इसी पे सवाल था लॉ कमीशन के ऊपर, अब जो है लॉ कमीशन को इस तरीके से आप उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह फतवा जारी कर रहे हैं। सच बोलती रहेगी और सच से पीछे नहीं हटेगी। हमको डराया नहीं जा सकता, हमको धमका कर चुप नहीं किया जा सकता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और 3 तलाक को लेकर एक कार्यक्रम में जो कुछ बोला, उसके बाद से अब पूरी रणनीति आगे की तय हो गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना नियाज अहमद फारूकी साहब मौजूद हैं। नियाज साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है एक तरह से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तक वोट बैंक के भूखे लोग जो खुद को मुसलमानों का हितैषी कहते हैं, वो मुसलमानों का फायदा उठाते रहे। आज मुसलमान मेरे प्यारे भाई बहन जो हैं वो अपनी बात तक नहीं कह पा रहे, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको लेकर साफ कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट डंडा मार रही है कि लागू कीजिए, और एक घर में एक ही कानून चलेगा, 2 नहीं चल सकते। जमीयत क्या कहती है? एक तो यह कि जो प्राइम मिनिस्टर ने इस टाइम को चुना है ये स्टेटमेंट देने के लिए, ये गलत है, ये मिस यूज़ ऑफ पावर है, ये मोरली एक प्राइम मिनिस्टर के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ये डेमोक्रेसी का मजाक है। उनका साथ प्रॉब्लम ही यही है कि कोर्ट जो है अभी, जब एक मसला सब जुडाइस होता है तो आपको उसके बारे में खासतौर से प्राइम मिनिस्टर को नहीं, अब मैं इसको टेक्निकली सब जुडाइस हो या ना हो, लेकिन लॉ कमीशन ने जो ये पूरी एक्सरसाइज शुरू की है कि वो देश के सभी लोगों से उन्होंने सजेशन मांगा हुआ है, सब लोग सजेशन दे रहे हैं, और आप अपना ये बयान दे करके और एक कम्युनिटी को टारगेट करके क्या आप लॉ कमीशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं? तो ये किसी तरीके से एक डेमोक्रेसी के, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के हेड के लिए ये बात बिल्कुल उनके सही नहीं लगती है, और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि सिर्फ इलेक्शन की खातिर, कि सबको मालूम है कि 2024 के इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, और उसकी खातिर आपने एक तो पहले इसी पे सवाल था लॉ कमीशन के ऊपर, अब जो है लॉ कमीशन को इस तरीके से आप उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह फतवा जारी कर रहे हैं, तो ये तो हम उनसे सवाल पूछना ज़रूर चाहिए। मुझसे सवाल पूछने के बाद उनसे पूछिए आज क्यों चुना उन्होंने ये जो मौका जो है। तो आप क्या समझते हैं क्यों चुना? आप ये समझते हैं कि उन्होंने 24 के लिए चुना? एग्जैक्टली, इसमें तो कोई शुबह की बात नहीं है। पहले सीएए था, अब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए हैं, तो और जितनी बातें हैं उनकी, वो एक कम्युनिटी को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं। वो इनको इस बात पे सोचना पड़ेगा। देखिए जो इस वक्त मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, कम से कम प्राइम मिनिस्टर उसकी तरफ तवज्जो करते कि वहाँ पे उत्तराखंड में क्या हो रहा है, सब लोग जानते हैं। वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में क्या रहा है। देश के प्राइम मिनिस्टर से तो हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि भाई वो कुछ हमदर्दी की बात करेंगे, कुछ कानून की बात करेंगे, कुछ इस देश के लोगों के हित की बात करेंगे। उन्होंने तो ये सब छोड़ो, ये सब उनके नज़दीक कोई माने नहीं रखता। अब बताइए, इतने 100 लोग वहाँ से छोड़कर भाग गए, प्लान के ऊपर आपने मजबूर कर दिया। उनका चाहे यूनिफॉर्म सिविल हो या ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब उनकी जो है, अगर उनकी फैमिली, आपने बुलडोज़र चला चला के एक तरफ तो ये हाल किया, दूसरी तरफ आप उनको भगा रहे हैं उनकी जगहों से। तो जो उनको भगा रहे हैं, खाली मर्द भाग रहे हैं क्या? उसमें औरतें नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, तो उनके हकूक़ का क्या होगा? लेकिन 3 तलाक को लेकर प्रधानमंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ जो लोग 3 तलाक का विरोध कर रहे हैं, इस कानून का, वो उनके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे हैं। मेरे दिल में उनके लिए दर्द है। और प्रधानमंत्री के इस बयान को आप किस तरह से देखेंगे कि मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए उनके दिल में दर्द नहीं है? देखिए, अगर उनके लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, तो उनको कुछ करना चाहिए था ना। तलाक तो मर्द देगा या मर्द नहीं देगा, उसमें प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? सबसे पहले जो कानून बन चुका उसको सभी लोग मानते हैं, सबके ऊपर वो कानून लगता है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर क्या कर लेंगे? लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर के करने का काम है, क्या प्राइम मिनिस्टर तलाक को रोक देंगे?
या प्राइम मिनिस्टर तलाक देंगे? तो सवाल ये है जो उनके काम करने का है वो कर रहे हैं क्या? तो औरतों को उन्होंने कौन सी फैसिलिटी दी है? औरतों को जॉब में उन्होंने जगह दी है? उनको मुस्लिम औरतों को बड़ी तकलीफ़ है, तो कितनी मुस्लिम औरतों को उन्होंने जॉब दी? कितनी मुस्लिम औरतों के लिए उन्होंने रिजर्वेशन अगर देते थे तो मुस्लिम औरतों को रिजर्वेशन भी दे देते ना, तो वो तो उनके नज़दीक उसकी कोई अहमियत ही नहीं। और जब आप घर उजाड़ते हैं और इतनी सारी महिलाओं का जो वो होता है उनके बारे में आप कभी सोचते हैं? है ना, कितने 500 घर आपने जो है वो डिमोलिश कर दिए, तो उस वक्त तो आपको औरतें नज़र नहीं आती, बच्चे नज़र नहीं आते। लेकिन फारूकी साहब, इसको कैसे देखेंगे जो इस बयान की पहली लाइन है कि एक घर में एक ही कानून चलेगा? यानी इससे तो ये साफ हो गया कि जितने भी लोग इस देश में रहते हैं वो सब एक घर के हैं, किसी को अलग नहीं समझा जाएगा। एक देश एक कानून, एक घर में एक कानून, कोई दो कानून नहीं, देखिए सबके लिए एक। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी एक घर में एक कानून होता है। डेमोक्रेसी के अंदर तो सबका घर होता है ना। तो यहाँ तो सिर्फ आप सबको एक ही घर में वो करना चाहते हैं, मतलब सब लोग अपना मज़हब छोड़ के एक मज़हब मान ले, घर वापसी कर रहे हैं ना आप। तो ये इसका यही तो इंटरप्रिटेशन होगा। देखिए हमारा जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। प्राइम मिनिस्टर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते। हमारी सेवरल स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अंदर अगर एक ही कानून चलेगा तो फिर कंकरेंट लिस्ट क्यों है? तो हर एक की स्टेट के राइट को आप ले रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हर एक किसी भी उसमें बताइए तो हर कानून के अंदर एक एग्जेम्पशन है, एक एक्सेप्शन है। सारे एग्जेम्पशन ख़त्म कर देंगे आप क्या? पूरे ये दस्तूर के अंदर जो इतने सारे कानून, इतने सारे उसके लिए, फिर शेड्यूल 6 क्या हुआ, शेड्यूल 9 क्या हुआ? क्या है आपको, जमीयत को क्या हर्ज है अगर सबके लिए एक कानून हो? तो फिर तो और सही से चलेगा सब, पूरा देश एक देश एक कानून। नहीं, आज दुनिया में कहीं पे ऐसा है क्या? अमेरिका के अंदर है बड़ी डेमोक्रेसी की मिसाल, वहीं से तो आए आपको, वहीं से कम सबक लेकर आना चाहिए था कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं और फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है और लोगों की डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। और क्या ये डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी का पर्पज़ ये है कि सब लोगों को मेजॉरिटी जो चाहे वो करे। तो ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं वो, और इनका विरोध होना चाहिए और होगा इस मरतबा विरोध तो इलेक्शन में होगा, इलेक्शन में होगा। और उसी को उन्होंने टारगेट जो किया है, मुसलमानों को उन्होंने टारगेट करके जो ये पॉलिसी बना रहे हैं, उन्होंने सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर क्लास का उनको वोट चाहिए और वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बयान से ये तो साफ तौर पर साबित हो गया कि उन्होंने जो बयान दिया उसमें ये साबित कर दिया कि मुसलमानों के और कोई हितैषी नहीं है, हम जो खड़े हैं हम मुसलमानों के हितैषी हैं। हाँ, तो कितने बड़े हितैषी हैं वो तो पता से चल गया ना। ये बुलडोज़र किसके ज़माने में आया है? ये जो है जो इतनी मॉब लिंचिंग हुई है वो किसके ज़माने में आया है? मुसलमानों के बड़े हितैषी हैं। ये जो आपका उत्तराखंड और जो ये किसके ज़माने में हो रहा है और बाकायदा चैलेंज किया जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है? सबसे बड़ी बात और आखिरी सवाल, तालीम को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग मुसलमानों के हितैषी बनते हैं आज उन्हीं की वजह है, उन्हीं की कमज़ोरियां और नाकामियां हैं कि आज मुसलमान तालीम के मैदान में पीछे हैं। इसीलिए उन्होंने माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी के अंदर में जो मुसलमानों की स्कॉलरशिप तो ख़त्म कर दी है। मतलब ये उनके मुसलमानों के साथ हमदर्दी है, यानी मुसलमानों की एजुकेशन की बड़ी फ़िक्र है। इसी वजह से हिजाब अगर लड़की ने पहन लिया तो आपने उसे तालीम से बाहर कर दिया। तो आप कैसे कैसे कानून बना रहे हैं, वो तो सब के सब आप औरतों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। और फिर आप यही तो आपके सबसे बड़ा जुल्म है कि आप खुद जो है, हमारे यहाँ तो वही बहुत ही मशहूर है कि जब हमारा जो रहनुमाई रहज़न बन गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट डंडा मार रही है कि लागू करो कॉमन सिविल कोड। और हेट स्पीचेस के सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो डंडा नज़र नहीं आया। इनको क्या है कि अगर मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर इस बात का प्रोविज़न है कि सबके साथ बराबर का सलूक हो, सबके साथ बराबर का मामला हो, सबको अपने अपने मज़हब पे, यानी जो फंडामेंटल राइट्स और आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड के दरमियान में अगर टकराव होगा तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि फंडामेंटल राइट पर प्रिवेल करेगा ना। तो या तो आप इसको दूर करिए पहले
कि फंडामेंटल राइट और यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो कुछ आप ला रहे हैं उनके बीच में टकराव नहीं है। लेकिन अब तो टकराव की स्थिति बन गई है ना न्यास फारूकी साहब। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि आर्टिकल 44 को ही हटा देना चाहिए संविधान से। उधर अब पीएम ने क्लियर कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो अब तो दो फड़े आपस में आमने सामने आ गई। ये बात जो है, लेकिन ये बात तो प्राइम मिनिस्टर ने की है ना। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी दिया होगा तो ज़्यादा सजेशन दिया होगा। अभी ऐसा कोई सजेशन आया भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा सजेशन आए, अगर ऐसा आए भी तो एक सजेशन होगा। लॉ कमीशन मानेगा नहीं मानेगा, कोर्ट मानेगी। अच्छा चलिए आ गया, कौन मान रहा है उसे, ये कौन मानेगा, ये तो देखिए। मुसलमान तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात मानेंगे ना न्यास फारूकी साहब। मुसलमान के मानने से कानून बनता है क्या? तो प्राइम मिनिस्टर की बात को आप कह रहे हैं, दोनों को आमने सामने कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस पोजीशन में है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कोर्ट को, और यही डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा डेंजर है। नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो इसलिए क्योंकि 24 का चुनाव आ रहा है और मुसलमान अब एक तरफ और दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री मोदी का बयान है उसको जिस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो वो एक कम्युनिटी को आगे लाने की कोशिश होगी। मुसलमान एक तरफ कभी नहीं होगा, ये बात गलत है। ये प्राइम मिनिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम बात करते हैं तो इस कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं कि हिंदुस्तान की हर कम्युनिटी इसके खिलाफ है। आप एक रिलीजन, एक कम्युनिटी की मिसाल दे दीजिए मेरे सामने जो यूनिफॉर्म की सिविल कोड के फेवर में हो। ये हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर की आप मिसाल दे दें, लेकिन बताइए जैन इसके फेवर में है, सिख इसके फेवर में है, क्रिश्चियन इसके फेवर में है, ट्राइबल्स इसके फेवर में है, मुसलमान इसके फेवर में है। खुद हिंदू से पूछिए कि वो इसके फेवर में है। आखिरी सवाल, जमीयत क्या करेगी? जमीयत सच बोलती रहेगी और सच से पीछे नहीं हटेगी। हमको डराया नहीं जा सकता, हमको धमका कर चुप नहीं किया जा सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ न्यास फारूकी साहब मौजूद थे दिल्ली से। INN चैनल के लिए साहिल नकवी।